मौर्यकालीन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का शासक वाइसरायों के हाथों में था। अशोक के अभिलेखों में इन्हें कुमार अथवा आर्यपुत्र कहा गया। केंद्रीय शासक की ही तरह राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होती थी। रोमिला थापर ने बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में कुछ भाग से यह निष्कर्ष निकला कि प्रांतीय मंत्रिपरिषद सीधे राज्य के संपर्क में आती थी। साम्राज्य के अंतर्गत जो स्वायत्त प्रांत थे उनमें शासन के लिए रूप में स्थानीय राजाओं की मान्यता थी। स्थानीय राजाओं पर अंतपालों द्वारा नज़र रखी जाती थी। अशोक के थम महामात्र इस स्वायत्त राज्य के शासकों पर राज्य क्षेत्र में धर्म प्रचार के माध्यम से नियंत्रण रखते थे। प्रांतों को विषय अधि अथवा आधार जिलों में बांटा गया जो संभवतः विषयपति के अधीन होते थे। जिले का शासक स्थानीय होता था जो कि समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। स्थानीय के अधीन गोप होते थे जो 10 गांवों पर शासन करते थे। प्रदेष्टा भी शासन में समाहर्ता की मदद करता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासक ग्रामीण मुखिया कहलाता था। प्रत्येक ग्राम में सम्राट का एक भृष्य कर तथा लगान वसूलने के लिए होता था। इसे ग्राम भृतक कहते थे। यह पद अवैतनिक था तथा ग्रामवासी ही उसका चुनाव करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का म्युनिसिपल शासन एक 30 सदस्यीय परिषद देखती थी और यह परिषद 6 समितियों में बटी हुई थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। शिल्पकला समिति औद्योगिकी कलाओं के निरीक्षण हेतु गठित एवं समिति कलाओं कारीगरों एवं श्रमिकों के पारिश्रमिक एवं सुरक्षा की व्यवस्था देखती थी। वैदिक समिति के ऊपर विदेशियों की निगरानी, उसके आगमन, उनके निवास स्थान एवं उनकी चिकित्सा तथा सुरक्षा का प्रबंध करना। जनसंख्या समिति जन्म मरण का लेखा जोखा, कालाधान एवं जनसंख्या वृद्धि एवं कमी मापने के लिए जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस समिति का प्रमुख कार्य था। वाणिज्य व्यवसाय समिति, यह समिति व्यापारियों एवं वाणिज्यों के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित की गई थी। वस्तु निरीक्षण समिति वस्तुओं के उत्पादन तथा उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक उत्पादन में किए गए जा रहे थे मिलावट का निरीक्षण करना और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। और कर समिति, यह समिति बिक्री के वस्तुओं पर कर वसूलती थी। इसी में आपको आता है मौर्य कला। मौर्य कला में महल, मेगानस्त्रीय एरियन एवं स्टेबुर ने पाटलिपुत्र के राज प्रासाद का वर्णन किया। चंद्रगुप्त ने मूलत नगर एवं प्रासाद का निर्माण करवाया। डॉक्टर स्पूनर ने बुलंदी बाग एवं कुम्हारा लकड़ी के विशाल भवनों में अवशेषों का पता लगाया। डॉक्टर स्नूपर ने एक ऐसे विशाल सभागार का पता कुम्हार में लगवाया जो पत्थर के 80 स्तंभों पर टिका हुआ है। यह खंभे पत्थरों को काटकर बनाए गए थे जिनकी गोलाई ऊपर की ओर कम होती गई थी। ऐसा एक पूरा का पूरा खंभा कुम्हार में उपलब्ध हुआ था।
मौर्य काल में ईरानी कला शैली का मिश्रण भी संभावित था। इसी मौर्य कला में स्तूप एक प्रकार की समाधि होती थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपियों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची, सारनाथ और भारहूत के स्तूप अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिसकी लंबाई 16 फीट ऊंचा, 6 फीट चौड़ा पथ और 120 फुट व्यास के गोलार्ध वाला सांची का स्तूप मौर्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मौर्य काल में गुफाएं भी होती थी, जो मौर्य काल में भिक्षुओं को चापू मार्श में विश्राम करने के लिए गुफाएं निर्मित की गई थी। अशोक एवं उसके नाती दशरथ द्वारा बनाई गई बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं अधिक प्रसिद्ध है। बराबर पहाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बाद की गुफा लोभा मुनि की है। बराबर पहाड़ियों गुफाओं का निर्माण अशोक ने अपने शासक के 12वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष के बीच किया। नागार्जुन गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया। स्तंभों का भारतीय कला के विकास में बहुत योगदान रहा। अशोक के संभवतः 30 या 40 स्तंभों का निर्माण कराया। सभी स्तंभों में लोहरिया, नंदनगढ़, रामपुरा तथा सारनाथ अत्यधिक प्रसिद्ध है।